नादरीन, सबसे पहले वेनेजुएला की सूरत हाल पे हम बात करते हैं और उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट अमेरिका से अब आना शुरू हुए हैं। दोनों तरफ का रद्द-ए-अमल है। अमेरिका की जो हुकूमत है और हुकूमत के हमायती हैं वो इस ऑपरेशन को एक कामयाब ऑपरेशन कह रहे हैं और वो उससे बहुत खुश हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अमेरिका ने चंद घंटों में वो हासिल कर लिया जो ममालिक कई दहाइयों में हासिल नहीं कर सकते। यानी ममालिक ने, कई ऐसे ममालिक हैं जो 50-50 साल से मेहनत कर रहे हैं, 60-60 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो इतना पैसा कभी ख्वाब में सोच भी नहीं सके जितना अमेरिका ने एक छोटे से ऑपरेशन में चंद धमाकों के बाद हासिल कर लिया। ये बहुत बड़े वसाइल हैं। सिर्फ इनमें मैं तेल का जिक्र करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे सोना भी है, दीगर धातें भी हैं, बहुत कीमती धातें हैं जो मुस्तकबिल में बहुत काम आने वाली हैं। उनका तस्करा अगर हम छोड़ दें अभी और सिर्फ वेनेजुएला में मौजूद हम तेल के ज़खायर की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने बड़े ज़खायर हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं और अमली तौर पे अब ये अमेरिका के हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम वेनेजुएला की देखभाल करने के लिए, वेनेजुएला को चलाने के लिए हम यहाँ से खतीर रकम निकालेंगे। साथ उन्होंने ये कहा कि जो ममालिक वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं हम उन्हें तेल बेचेंगे। हुगो चावेज का जब दौर था, ये 2013 में इसका इंतकाल हो गया था कैंसर से, तो ये अमेरिका के लिए बड़ा टफ आदमी रहा और ये वेनेजुएला का सरबराह था। तो इसके दौर में ये 30 लाख बैरल तक तेल निकालते थे, लेकिन फिर इसकी मिकदार कम होती गई। अमेरिका ने बहुत पाबंदियां लगवा दी और ये 4-5 लाख बैरल तक आ गया। अभी भी आजकल ये कोई 10 लाख बैरल के आसपास तेल निकालते थे। इनका बड़ा जो खरीदार है वो चाइना है। तो अमेरिका ने साफ कहा, जब सवाल पूछा गया अगर चाइना वगैरह एतराज करेंगे तो उन्होंने कहा जी हम उनको तेल बेचेंगे, जिन ममालिक को तेल चाहिए उनको हम तेल बेचेंगे और हम यहां से तेल निकालेंगे। अमेरिका इसको अपना हक समझता है। बहुत सारे अमेरिकन ये बात कर रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत अब निगरानी करेगी, निगहबानी करेगी वेनेजुएला की। वहां का सदर और उनकी अहलिया वो उठाकर अमेरिकन ले गए और वो लेकर गए हैं उन्हें जराइम की पादाश में कि इन्होंने स्मगलिंग की है और स्मगलिंग की है मंशियात की, जिसकी वजह से इन पे केस चलाया जाएगा अमेरिका में। हकीकत क्या है, ये तो वक्त के साथ साथ चीजें खुलती हैं। तारीख बड़ी जालिम चीज है, लेकिन अमेरिका के अंदर से जो चंद आवाजें उठ रही हैं, खास आवाजें उठना शुरू हो गई हैं पहले ही दिन, वो मैं आपके सामने मामला रख देता हूं। लेकिन ये जो तेल है ना, 303 अरब बैरल, ये इसकी जो मालियत है वो कम से कम 17.3 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है ना वो 1000 अरब डॉलर होता है। पाकिस्तान के टोटल जो ज़खायर है ना वो 16-17 अरब डॉलर के करीब पहुंचते हैं, बड़ा हम जोर लगाते हैं। तो आप अंदाजा करें ना, हमारे ज़खायर जितने हैं उनको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। ये इतनी बड़ी, यानी आप सिर्फ अमेरिका की और चाइना की दोनों की जीडीपी अलग करें ना, बाकी सारी दुनिया की जीडीपी से ज्यादा ये रकम है जितने की ये ज़खायर है। अब अमेरिका अगर इन ज़खायर को बेचता है अगले चंद सालों तक तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी थी उसमें मुबैना तौर पे जो कहा जाता है, जो दावा किया गया, बेशुमार पैसा खाया भी जाता है, लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि अफगानिस्तान की जंग और ये जो इराक की जंग हुई थी अमेरिका को लगभग कोई 2 ट्रिलियन डॉलर में पड़ी थी। अब ये चंद घंटों की कार्रवाई ने, और वहां से क्या कमाया अफगानिस्तान से अमेरिका ने? कुछ खास कमाई नहीं की, बहुत सारी मादनियात मिली उन्हें, लेकिन खास बड़ी कमाई ऐसी नहीं हुई जो चंद घंटों के इस ऑपरेशन में हो गई। अब ये 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स का तेल है जो दुनिया भर की, चाइना और अमेरिका को छोड़ के जो जीडीपी है उसकी मालियत से भी ज्यादा है। चंद घंटों में कमाई की है। अब ये हो गया जी अमेरिका का। अमेरिका ने कह भी दिया हमारा है, हम यहां से इसको निकालेंगे। और जो वहां की अपोजिशन थी वेनेजुएला में, जिन्हें लगता था कि ट्रंप आएगा और उनके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, खासतौर पे वो जो खातून थी मारिया कुरीना, जिनको 2025 का अमन का नोबेल इनाम भी मिला, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें उम्मीद लगी थी कि वो सदर बन जाएंगी। पहले खबरें भी आ रही थी, पता नहीं उन्होंने हलफ उठा लिया, वो जिस तरह चीजें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये एक स्टेटमेंट मेरे सामने गुजरा, उनका वो बहुत अच्छी है मगर उनके मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है। तो फिलहाल जो नायब सदर हैं उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो काम चलाएंगी और उन्हें काम करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं, वो निगरानी करेंगे वेनेजुएला के अंदर इस सारे अमल की। उन्होंने कहा जी जरूरत पड़ेगी हम इससे बड़ा हमला करेंगे और ज्यादा फौज भी जमीन पे उतार सकते हैं। तो ये जनाब अमेरिका ने कार्रवाई की है। अब इसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट माइक पोम्पियो का पढ़ के सुनाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। डोनाल्ड ट्रंप के जब पिछला दौरे हुकूमत था तो उसमें वज़ीर खारजा थे डोनाल्ड ट्रंप के, अभी मार्को रूबियो हैं,
पहले माइक पोम्पियो थे। तो माइक पोम्पियो ने कहा कि अब जो ईरानी रजीम है वो खतरे में है और वहां पे बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहे हैं, और उन्होंने शहरों के नाम भी लिए, बल्कि उन्होंने कहा कि दर्जनों शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। उन्होंने मशहद का नाम लिया, तेहरान का नाम लिया, जहेदान का नाम लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक जुमला लिखा माइक पोम्पियो ने, जिसमें उन्होंने लिखा नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। ये उन्होंने क्यों लिखा? बलूचिस्तान भी मादनियात से भरा हुआ है, यानी अगर वेनेजुएला में बहुत ज्यादा तेल है तो फिर याद रखिएगा कि ईरान में भी बहुत ज्यादा तेल के ज़खायर है और उन पे भी तेल बेचने पर पाबंदी है, जबकि बलूचिस्तान में बेशुमार मादनी वसाइल हैं और ये सारी दुनिया जानती है, क्योंकि टथियान बेल्ट जो है वो यहां से गुजरती है और इस बेल्ट के ऊपर बेशुमार मादनी ज़खायर मौजूद हैं। सोना है, कॉपर है, लिथियम है, बेशुमार मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर सवाल जरूर पूछना चाहिए। ये ट्रंप के एक पुराने साथी हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, मार्को रूबियो को और CIA डायरेक्टर के अकाउंट को मेंशन करते हुए ये लिखा कि हैप्पी न्यू ईयर ईरान के हवाले से, और फिर बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने लिखा। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आ जाए वो लोग जिन्होंने तनकीद की और जिन्हें लगा कि ये गलत हो गया, लेकिन पहले एक रॉयटर्स की खबर है कि ये अमेरिका कामयाब कैसे हुआ, किस तरीके से अमेरिका ने इतना कामयाब ऑपरेशन किया। रॉयटर्स ये बताता है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का मीडिया इन चीजों को खोलेगा कि बाज़ ज़राए ने उनको ये बताया। अब ये ज़राए वो बता रहे हैं कि उधर अमेरिका में भी है और वेनेजुएला में भी है। वो ये कहते हैं कि हमारा नाम अपना बताएं तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये इनसाइड जॉब थी। ये मीर जाफर और मीर सादक मौजूद थे वहां पे वेनेजुएला में, जिन्होंने अपने सदर को और उसकी बीवी को पकड़वा दिया। वो कहते हैं जी इस खबर के मुताबिक उन्हें अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही थी अमेरिकन को, और ना सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी बल्कि जो मुल्क की मिलिट्री है उसके अंदर अमेरिकन को पूरी सपोर्ट मौजूद थी। यानी ये जो कुछ भी अमेरिकन फौज ने किया वेनेजुएला में, इसके अंदर इस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के फौजियों ने मदद की है। अब ये क्या सारी फौज ने मदद की है या खास फौजियों ने मदद की है? मदद के लिए तो चंद लोग ही बहुत जरूरी होते हैं ना, अगर आप कर लें तो बाकी आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो अमेरिका के इस बड़े और कामयाब ऑपरेशन के पीछे ना सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री पावर है, बल्कि उनकी जबरदस्त इंटेलिजेंस और उनकी ये सलाहियत कि वो सिस्टम के अंदर घुस के एक रजीम चेंज करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, वो बहुत काम आई। उन्होंने अंदर अपने लिंकेजेस बनाए, अंदर अपने बंदे जो है वो इंस्टॉल किए, बंदों के जरिए से उन्होंने इनसाइड इंफॉर्मेशन हासिल की और एग्जैक्टली वो टारगेट अचीव किया जो वो करना चाहते थे। अब इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा कि कुछ इतलात के मुताबिक दर्जनों लोग इसमें मारे भी गए। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राणा साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वजीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निजाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाजरीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और एक दो और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं या तो किसी ने उनको बेवकूफ बनाया या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं वो लोग, कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकरम नामी एक असिस्टेंट जेल था, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया था। सिर्फ इल्जाम यह था कि उसने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाया या इमरान खान का पैगाम बाहर निकाला। और यहां पे इंजीनियर साहब इमरान खान साहब की बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं जी मुझे सारा कुछ पता भी है।
तो जेल का जो रिकॉर्ड है वो भी इंजीनियर साहब की एक बात की नफी कर रहा है। ये सईद बलोच साहब ने ये भी रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि जेल का जो रिकॉर्ड है अगर वो आप देखें तो रोजाना देसी घी के तड़कों वाली बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो गोश्त खाते हैं उन्हें वो हफ्ते में 3 दफा गोश्त मिलता है। 2 दफा मुर्गी खाते हैं, और यानी हफ्ते में आपके कितने मील्स होते हैं, आप एक हफ्ते में 14 खाने खाते हैं तो 3 खाने उनके गोश्त के होते हैं, बाकी वो दालें और सब्जियां और इस तरह की चीजें खाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, ये जो जेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वो लिखा हुआ था और उन्होंने वो प्रोवाइड भी किया था। वो कहते हैं जी वो जो देसी घी के मुर्गे वाली बात है रोजाना की बुनियाद पे, वो बात ठीक नहीं है, अब वो बात गलत है। ये भी उन्होंने एक और साहब ने ये तस्करा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल इंजीनियर साहब को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये चीजें फिर बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो अपना मकसद है या अपना काम है वो इससे बेहतर है, तो वो इस काम के चक्कर में अपना जो असल काम है उससे वो दूर ना चले जाएं या उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, ये बड़ा जरूरी है। अब आ जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते। जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली, उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीजें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे-ए-आज़म ने को मुक्के मार मार के आजाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे। फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आजाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो पीटीआई के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते या इतवार के लिए। यानी हफ्ते या इतवार के लिए अगर पीटीआई एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरखास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें। फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहां पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में जरा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाजत दे दे। लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर मामला वही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाजत दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है, और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी, और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। भारत इस पे जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही हैं। खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में जो 3 माह की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है और मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, वादों के मुताबिक चीजें नहीं हो पाई। अब दोबारा से आजाद कश्मीर की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी वो बैठेगी। हत्ता कि सोराब बरकत साहब के हवाले से इन्होंने मुतालबा किया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। आज उनको लगभग 40 दिन होने वाले हैं। सोराब बरकत जेल काट रहे हैं बगैर किसी गुनाह के। भाई इंटरव्यू किया किसी का, भाई जिसका इंटरव्यू किया वो जाने आप जाने, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो गैर आईनी या गैर कानूनी है। अब इंटरव्यू करना कोई गुनाह हो गया बहुत बड़ा? इस मुल्क में हमने तो डाकुओं के इंटरव्यू किए, चोरों के इंटरव्यू किए हैं। इस मुल्क में एहसान इंटरव्यू देके टीवी चैनल के ऊपर चला गया, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल गया। तो ये क्या बात हुई? तो इसमें अब मुझे बड़ी, यानी मैंने तो उसको भी देखा था टीवी पे, अभिनंदन को,
वो भी एक सवालों के जवाब दे रहा था एक ऑफिसर के। तो इंटरव्यू तो यहाँ बड़े बड़ों के चले हैं, तो ये एक इंटरव्यू अगर कर लिया एक सहाफी ने तो क्या हो गया, अभी उसको छोड़े, अब बाहर आने दें और आजाद कश्मीर के अंदर अब दोबारा से इसके ऊपर बातचीत होगी। इन्होंने बल्कि ईसीएल में डाल दिया बहुत सारे बंदों को, गिरफ्तारियां और मुकदमे भी किए उसके बाद, और ये कहा था कि हर 15 दिन बाद हम मुलाकात करके डेवलपमेंट चेक करेंगे कि कितने मुतालबात माने गए। वो 3 महीने में सिर्फ 2 मुलाकातें ही हुई हैं, तो उनके काफी गिले और शिकवे हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं।